गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बेसिकली आपके क्लास नाइन्थ क्लास के हैं। बट ये जो टॉपिक्स हैं जो अक्सर क्या होता है, बच्चे की कमांड 9th क्लास में बच्चा किसी कारण से या ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं आपके वो आपके क्लास 10th में अब यूज आने वाले हैं। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कत आने वाली है वो 10th में आने वाली है, स्पेशली 10th की केमिस्ट्री में आने वाली है। क्योंकि जब आप क्लास 10th की केमिस्ट्री अगर समझना चाहते हो, पहला चैप्टर ये है जहां पे आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी होंगी। उन केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना होगा, और वो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस आप तभी कर पाओगे फिर जब आप पहले कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूलेज लिखना जानते हो। किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, केमिकली हम उस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। और अगर आप कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो फिर आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट X। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। लेकिन वही मैं बोलता हूं कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट X, तो इस केस में सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो बदल जाएगा। इस केस में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO ना होकर के यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा वो Na2O हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सोडियम के यहाँ पे 2 एटम होंगे, 2 सोडियम के एटम एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करेंगे। लेकिन जब मैं कह रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एनी एलिमेंट X, तो उस केस में मैग्नीशियम का भी एक एटम था और ऑक्सीजन का भी एक एटम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड के केस में सोडियम के 2 एटम हैं, तो आपने देखा दोनों ही मेटल ऑक्साइड हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो जो उसकी ऑक्साइड बन रही है उसका फॉर्मूला हो रहा है MgO। लेकिन वहीं जब सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो फॉर्मूला Na O ना होकर के जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होता है Na2O। कहने का मतलब है कि 2 सोडियम के एटम एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके जो सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों, चाहे सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम, दोनों मेटल है, दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों की जो ऑक्साइड है उनका फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, उनका दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। एक में फॉर्मूला MgO है, दूसरे में फॉर्मूला Na2O है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों केसेस में फॉर्मूलेज डिफरेंट हो गए, है ना। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है ना। दोनों केसेस में दोनों मेटल्स हैं, दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर भी दोनों के केसेस में क्या है, फॉर्मूलेज आर डिफरेंट। तो सवाल ये उठता है कि भाई दोनों केसेस में फॉर्मूले डिफरेंट क्यों हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी, है ना, कि कैसे कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, और फिर कंपाउंड्स के फॉर्मूले जब हम लिखना जानते होंगे तभी आप एक केमिकल रिएक्शन लिख पाओगे, केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन बना पाओगे। क्योंकि जब आप केमिकल इक्वेशन बनाना होता है आपको, तो आपको उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, आपको उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, तभी आप केमिकल रिएक्शंस लिख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। एक तो एक तरीका है जो आप 9th क्लास में सीखते आए हो कि आपको वैलेंसीज लिख देनी है, फिर वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस कर देना है। वो तो हुआ कि भाई आपने चलो ठीक है ट्रिक्स देख ली, एक तरीका सीख लिया, बट वो वैलेंसीज क्रिस क्रॉस क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी हम समझेंगे कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है। एटम्स आपस में जुड़ करके जब ये कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उनके जुड़ के कंपाउंड बनाने का कारण क्या है, व्हाई दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग द कंपाउंड, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए पहले समझते हैं कि एटम्स आखिर एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता क्यों है, व्हाई एनी एटम कंबाइंस विद अदर एटम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। आखिर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके एक नया जो कंपाउंड बनाता है वो क्यों बनाता है, एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ते क्यों हैं एक साथ, ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अब सवाल ये उठता है
कि भाई एटम्स क्यों जुड़ते हैं। तो एटम्स क्यों जुड़ते हैं इसको जरा हम अपने अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ के सोचते हैं जरा, कि अगर हम भी अक्सर अपनी लाइफ में अक्सर कई लोगों के साथ जुड़ते हैं, कई लोगों के साथ बॉन्डिंग करते हैं, कई लोगों के साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं लोगों के साथ, तो हम लोगों के साथ क्यों जुड़ते हैं, है ना। जैसे आप इसको समझ सकते हो भाई, एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना, वो आपस में जुड़ते हैं। तो एक पेशेंट डॉक्टर के साथ क्यों जुड़ता है, या एक पेशेंट डॉक्टर के पास कब जाता है, उससे क्यों मिलता है। तो इसका सिंपल सा कारण है जरूरत, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है, एट द सेम टाइम डॉक्टर को भी पेशेंट की जरूरत है। उन दोनों को एक दूसरे की म्यूचुअल नीड है, म्यूचुअल जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर का वो प्रोफेशन है, डॉक्टर का ये काम है कि वो लोगों को ट्रीट करे, उनका इलाज करे, और पेशेंट को भी डॉक्टर की जरूरत है, उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको फिजिकल वेलबींग में लेके आ सके। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, बिकॉज एक दूसरे से जुड़ के उन दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है। ऐसे आप देख सकते हो टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, तो वो क्यों होती है, बिकॉज उन दोनों को एक दूसरे की जरूरतें हैं। जैसे टीचर का ये प्रोफेशन है, बच्चों को पढ़ाना उसका काम है, उसे इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, तो वो क्यों जुड़ता है बच्चों से, सो डैट, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसी से वो पढ़ाएगा, उसी से उसको उसकी लाइवलीहुड चलनी है। और एट द सेम टाइम बच्चों को भी टीचर की जरूरत है, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उसको चीजों को एक्सप्लेन कर सके, चीजें उसके लिए आसान बना सके। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोग क्यों जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, बिकॉज एक दूसरे से जुड़ करके ही उन दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फिट करना है कि कोई एक एटम दूसरे एटम से क्यों जुड़ता है, जस्ट टू फुलफिल इट्स नीड। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड। तो इसका आंसर है टू फुलफिल देयर नीड। सबसे बड़ी बात आई कि एटम्स क्यों जुड़ते हैं, एक एटम दूसरे एटम से क्यों जुड़ता है, टू फुलफिल देयर नीड। नीड मतलब जरूरतें, टू फुलफिल देयर नीड, ये नीड लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो टू फुलफिल देयर नीड। तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इसका आंसर दिया हुआ है टू फुलफिल देयर नीड। नीड मतलब जरूरतें। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जरूरतें तो अलग अलग हो सकती हैं, हम दोस्त बनाते हैं, दोस्तों से जुड़ते हैं, तो हमारी इमोशनल नीड हो सकती है, मेंटल नीड्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल नीड्स की वजह से हम किसी से जुड़ते हैं, है ना, या हमारी सोशल नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल नीड हो सकती है। लेकिन एटम्स को तो ये जरूरतें नहीं। तो एटम्स की क्या नीड है, वो किन जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी किन जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे एटम से जुड़ता है। तो सवाल ये होता है, अब हमने व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ये जवाब हमें मिला, फुलफिल देयर नीड। अब इसी से सवाल दूसरा उठता है कि व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एटम, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द एटम। एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनकी जरूरतें क्या हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द एटम। जैसे हमारी बेसिक नीड्स कहते हैं भाई, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ शेल्टर, ये तो इंसानों की एक बेसिक नीड हुई। बट आज के जमाने में बेसिक नीड बदल रही है, आज के जमाने में वो बेसिक नीड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम होती जा रही है, वो बात अलग है। बट टू बी ऑन ह्यूमरस नोट, बट रियलिटी में जो हम कहते हैं कि आज के समय में हमें समझ में भी आ रहा होगा कोविड-19 के टाइम में, कि हमारी बेसिक नीड बेसिकली यही है, रोटी कपड़ा मकान। अगर हमें ये मिलता जा रहा है तो अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, अब इन एटम्स की क्या नीड है जो वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के पूरा करना चाहते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलेगा कि every atom has a need, every atom has a desire, every atom has a tendency to complete their octet. What is the need of the atom? एटम की नीड क्या है, एटम की नीड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एटम की नीड क्या है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एटम क्या चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है ना। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब कि उसकी नीड फुलफिल्ड है, उसकी जरूरतें पूरी है।
अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो किसी दूसरे के साथ जुड़ करके ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अब यही से आगे भाई ये तो समझ में आया कि एटम की नीड क्या है, यहां से भी हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या है? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब यहां से एक बात आप पूछोगे कि व्हाट इज ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्टेट को इसी को हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रामबाण एक तरीके से कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो आप हर जगह यूज करोगे ऑलमोस्ट, स्पेशली 10th तक तो आपका बहुत ज्यादा ये यूज होना है। आगे जाके क्लासेस में आपको कुछ इसके एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन 10th तक तो ये आपका ऑक्टेट रूल आपको ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो होता हुआ दिखेगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई व्हाट इज ऑक्टेट? तो ऑक्टेट हमने पढ़ा हुआ है, बोर मॉडल ऑफ एटम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि हर एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो उसके एक सेंटर में बहुत ही छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होते हैं। उस छोटे से कंसंट्रेटेड रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब बचता है हमारा तीसरा पार्टिकल जो किसी भी एटम को बनाता है। तो एज पर द बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, ये जो तीसरे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ, ना सिर्फ सर्कुलर पाथ बल्कि फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं। अब इन फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे इस जगह को हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस। अब वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसको हम कहते हैं के शेल या के ऑर्बिट, या फर्स्ट ऑर्बिट हम कह सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट या एल शेल कह सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, फिर इसको शेल्स भी आप कह सकते हो, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर इस तरीके से थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, सो ऑन। अब होता क्या है कि इन ऑर्बिट्स में हम इन ऑर्बिट्स की अपनी कैपेसिटी है, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा हो, हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट करने की क्षमता होती है। जैसे आपके कोई भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे 2 व्हीलर हम कहते हैं, तो 2 व्हीलर हम इसलिए कहते हैं कि भाई उसमें आप मोस्टली 2 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो, 2 लोगों के लिए बना होता है। जबरदस्ती आप बैठाना चाहो तो 3-4 लोग बैठा सकते हो, बट बेसिकली वो 2 लोगों के लिए बना है। कार आती है, छोटी कार है, आप उसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हो, उसकी कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी होती है। बड़ी कार लोगे आप, एसयूवी लोगे तो और ज्यादा लोगों को बैठा सकते हो, लेकिन उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, या आप इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हो, हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, जिसको आप फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल कहते हो, वो सिर्फ अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अगर उस एटम के अंदर, किसी एलिमेंट के एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो आपका ये ऑर्बिट तो फिल हो गया, आपको उन ऑर्बिट्स को अगली शेल में रखना पड़ेगा। अगले शेल में आप मैक्सिमम 8 रख सकते हो। अब आपने 8 किसी एलिमेंट के एटम में, मान लो आपने इस सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी रख दिए तो आपकी ये शेल भी फिल हो गई। अब आपके पास मान लो और इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए आपको एक शेल और आगे जाना पड़ेगा। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन को एटम के डिफरेंट शेल्स में, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बेसिकली अभी मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम, आपको ये पता होगा कि सोडियम एटम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब देखिए एटॉमिक नंबर हमने पहले क्लासेस में डिस्कस भी किया है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर से हमें ये भी पता चल जाता है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम इन सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम के डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि सोडियम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा? बिकॉज इसमें प्रोटॉन्स हैं। फिर सबसे पहली जो शेल होगी सोडियम की, उसमें आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हो। 2
2 इलेक्ट्रॉन रखते ही ये शेल फिल हो जाएगी। अभी आपके पास 2 तो आपने रख दिए, लेकिन अभी आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स और है, तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स को और इसमें रखना है, एक्यूमुलेट करना है। तो फर्स्ट शेल तो फुल हो चुकी है, अब आपको बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगली शेल में जाना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट शेल में गए। अब नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, तो यहां पे भी आपने कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपके फिल हो गए। अब आपके पास अभी आपने 10 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है। तो इसके लिए आपको एक शेल की और जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको थर्ड शेल तक जाना पड़ेगा और थर्ड शेल में आप इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दोगे। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करते ही आपने देखा कि जो सोडियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम लिख देते हैं यहाँ पे, उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 8 1 2 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिफरेंट शेल्स में प्लेस कर दिया। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसकी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसी को हम उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक, उस एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, तो आप लिख दोगे 2 8 1। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूं, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख भी सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे जस्ट टू रिकॉल उसको एक बार डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम का क्या हुआ 2 8 1। अब हम आते हैं, जब आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो आपने देखा कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ 2 8 1। अभी बेसिकली हम यहाँ पे जो अभी हमारा फोकस अभी हो रहा है, हमने ये डिस्कस कर लिया वाइड एटम्स कंबाइंड। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली फोकस है ऑक्टेट रूल को समझना, ऑक्टेट रूल को समझना। तो हमने देखा कि 2 8 1, अब आप देख सकते हो वो शेल, एक चीज यहाँ पे और आती है वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। वैलेंस शेल क्या होती है, यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होती है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ऑक्टेट रूल के साथ साथ। तो देखिए वैलेंस शेल वो होती है वो शेल जो जिसमें आपके जो शेल न्यूक्लियस के सबसे दूर होती है, मतलब जो न्यूक्लियस से सबसे दूर वाली शेल होती है, या आप कह सकते हो जो आउटर मोस्ट शेल होती है। वैलेंस शेल क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल which receives the last electron of any atom. outermost shell which receives the last electron. तो किसी भी एटम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जिस शेल में जाते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर की शेल में गया या सेकंड शेल में आखिरी के इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया या थर्ड शेल में गया, तो जिस शेल में भी आखिरी का इलेक्ट्रॉन जाता है उस शेल को आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल। जैसे सोडियम के केस में आप देख सकते हो ये थी फर्स्ट शेल, आप इसको यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो KLM। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में गया है, M शेल में गया है। तो M शेल विल बी द वैलेंस शेल। तो सोडियम के केस में जो वैलेंस शेल है वो क्या होगी, M शेल। ये जो वैलेंस शेल है वो कौन सी शेल होगी, M शेल, या जो थर्ड ऑर्बिट है उसी का वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल कह सकते हो। तो जो फर्स्ट लास्ट शेल है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है उसको आप कहोगे वैलेंस शेल। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए वैलेंस शेल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब वैलेंस शेल है आपकी M शेल या थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कुल मिलाकर आपको ऐसा समझना है कि वैलेंस शेल के में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहोगे। कुछ उसी तरीके से जैसे 12th के बच्चों को आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स कहते हैं। सारे बच्चे क्लास 12 के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, सारे दे ऑल विल बी कॉल्ड क्लास 12 स्टूडेंट। तो ऐसे ही वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम हैव,
तो आपका आंसर होगा ओनली 1. सोडियम हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हमने डिस्कस किया वैलेंस शेल क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के केस में m इज द वैलेंस शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दिस वन इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा मेन जो मोटिव है, हमने जान लिया कि वैलेंस शेल क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. अब हमारा मेन मोटिव है ये जानना कि ऑक्टेट रूल क्या होता है. तो ऑक्टेट रूल बहुत सिंपल है. ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ना, इस रूल के अकॉर्डिंग है क्या, एवरी एटम हैव अ टेंडेंसी. किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट है आपको पता है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, हर एलिमेंट अपने अपने एटम से मिलकर बना होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है. कुछ लोअर एलिमेंट्स होते हैं जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन अपनी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, रहती है उसके. तो इन लाइटर एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स क्या करना चाहते हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. तो हर एटम की चाहत क्या है, एवरी एटम अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी, एवरी एटम हैज अ डिजायर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. एवरी एटम, हर एटम की, एवरी एटम के पास क्या है, एवरी एटम हैज अ डिजायर, उनकी एक डिजायर है. अब ये डिजायर स्विफ्ट डिजायर नहीं है, ये डिजायर उनकी चाहत है. बिल्कुल कई लोगों की डिजायर स्विफ्ट डिजायर भी होगी. तो बेसिकली एटम की एक डिजायर है या एटम की एक टेंडेंसी है, फितरत है आप कह सकते हो, एक अर्ज है, नीड है. एटम की एक डिजायर है, टेंडेंसी है, नीड है, अर्ज है, जरूरत है, कुछ भी बोल सकते हो. क्या है, टू हैव how many electrons, 8 electrons in their, कौन सी सेल, in their outermost shell. सबसे बाहर वाली शेल में हर एटम चाहता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. अब इसी आउटरमोस्ट शेल को हमने क्या कहा था, वो शेल जो आपके इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है उसी को हम आउटरमोस्ट शेल कह सकते हैं, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, वैलेंस शेल. तो आउटरमोस्ट शेल भी आप कह सकते हो या इसी को आप कह सकते हो वैलेंस शेल. तो हर एटम की टेंडेंसी क्या है, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल. अब अगर किसी की आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो आप कहोगे उसका ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसकी नीड इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, उसकी डिजायर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड. और अगर उसकी जरूरतें पूरी नहीं हैं तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने का ट्राई मारेगा. आपने कहीं किसी ना किसी कुछ भी करके, कुछ भी 3-5 करके, वो कुछ ना कुछ करके अपने अंदर, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहेगा. कैसे भी करके, कोई भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी करके वो चाहेगा कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये तो ऑक्टेट रूल यहां लिखा हुआ है. ठीक है, कुछ बातें जो ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन कर रही है. हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 2 8 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. इसी से हम इसका लेके चलते हैं क्लोरीन, एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है. तो आप उसके इलेक्ट्रॉन कैसे लिख सकते हो, 2 8 7. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम के पास ये हो गई सोडियम की वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल सबसे बाहर वाली, पहली, दूसरी, तीसरी. तो थर्ड इज द आउटरमोस्ट शेल. इस आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन. ऐसे क्लोरीन का 2 8 7, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7. तो ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. मतलब दे बोथ हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट.
मतलब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकी नीड इज अनफुलफिल्ड, इनकी नीड इज नॉट फुलफिल्ड। तो व्हाट दे विल डू नाउ, दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक तरीका सीधे सीधे नजर आ रहा है कि अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे और क्लोरीन सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगी, तो सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और अगर आप इसमें +1 इलेक्ट्रॉन कर देते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम का ले लेता है, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, +1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, इसका जो नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2-8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका न्यू ऑक्टेट हो जाएगा 2-8-8। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से सोडियम का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से सोडियम के ऊपर ये प्लस चार्ज आ गया, जिसको हमने कहा Na+, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जहां जाता है अपने साथ नेगेटिविटी लेके आता है। ऐसे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जहां भी आएगा अपने साथ वो नेगेटिविटी को लेके आता है, और जहां से चला जाता है वहां पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, नेगेटिव इंसान कहीं पे भी जाएगा तो उस जगह को भी नेगेटिव कर देगा, लेकिन हाँ जहां को जिस जगह को वो छोड़ के जाएगा वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी का माहौल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पर्सन है, वो जहां से गया वहां तो पॉजिटिविटी आई, लेकिन जहां गया वहां नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये दोनों आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों जो आयंस हैं, जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे, परमानेंटली केमिकली जुड़ जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और बना लेंगे NaCl। तो यहाँ पे देखा आपने कि Na और Cl के एटम्स एक दूसरे से क्यों जुड़े, इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि दे हैव अनफुलफिल्ड ऑक्टेट, और ये जुड़े क्यों? टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिकली कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, है ना, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। आगे हम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि एटम्स किन किन तरीकों से अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, मतलब व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच एटम्स कंबाइन। थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में भी और डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स के जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, और कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।